नमस्कार। आज की इस परिचर्चा में हम अनुवाद के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। आज हम अनुवाद को समझने के साथ साथ अनुवाद की प्रक्रिया को और इसके विभिन्न चरणों को भी जानेंगे। साथ ही हम बात करेंगे विभिन्न मतों के अनुसार या अलग-अलग आधार पर अनुवाद के कितने प्रकार हैं। अनुवाद का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार है और कितने रूपों में अनुदित सामग्री हमारे समक्ष होती है। इस चर्चा में हम अनुवाद प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। आज की चर्चा में हमारे विषय विशेषज्ञ हैं श्री राकेश कुमार योगी और मैं हूं नमिता धूलिया। श्री राकेश कुमार योगी ने 10 वर्षों तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य किया है और वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। आज के इस व्याख्यान में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। अनुवाद क्या है और इसका क्या महत्व है? अनुवाद की प्रक्रिया क्या है? अनुवाद के सामान्य रूप, प्रतीक व्यवस्था के आधार पर अनुवाद के विभिन्न प्रकार, विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के प्रकार। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं और संक्षेप में जानते हैं कि अनुवाद क्या है। इक्कीसवीं सदी में दुनिया एक वैश्विक गांव बन चुकी है। भौगोलिक सीमाओं के साथ साथ संस्कृति, साहित्य और ज्ञान की सीमाएं भी काफी हद तक बेमानी हो गई हैं। इन सीमाओं के पार जाने में सबसे बड़ी भूमिका संचार की है। सारी दुनिया संचार क्रांति के कारण हर पल एक साथ जुड़ी है। दुनिया के विभिन्न देशों, संस्कृतियों, भाषाओं के बीच जुड़ाव के लिए सार्थक और सफल संचार में अनुवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। दुनिया भर के बीच सूचना, साहित्य, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन और कूटनीतिक संवाद का यदि सफलतापूर्वक वैश्विक संचरण हो पाया है तो उसमें अनुवाद की ही भूमिका है। संस्कृत भाषा के अनुसार अनुवाद शब्द का संधि विच्छेद द्वारा अर्थ होता है फिर से कहना, पुनः बताना, या सीधे शब्दों में कहें तो किसी एक भाषा में कही लिखी बात को पुनः उसके मूल अर्थ के साथ दूसरी भाषा में कहना अथवा लिखना ही अनुवाद है। किसी भी प्रकार की सूचना, साहित्य, ज्ञान को एक भाषा से दूसरी भाषा में मौलिक संदेश के साथ फिर से सृजित करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद सिर्फ दो भाषाओं के बीच का अर्थांतरण नहीं है, बल्कि दो भिन्न परिवेश या पृष्ठभूमि के कथ्य का भी आदान प्रदान है। अनुवाद को आमतौर पर एक गैर रचनात्मक कार्य के रूप में समझ लिया जाता है, किंतु यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अनुवाद एक कला है और इसके लिए उतनी ही रचनात्मक प्रतिभा की आवश्यकता है जितनी एक मौलिक रचना की होती है। एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी सामग्री को पुनः लिखते या कहते समय अनुवाद के लिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है। अनुवाद एक कला है जिसमें भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुपालन करना होता है, लेकिन यह केवल भाषा सिद्धांत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका स्वरूप बेहद व्यापक है, जिसमें कलात्मकता, सृजनात्मकता एवं वैज्ञानिकता का समावेश होता है। किसी भी कही गई या लिखी गई सामग्री का संदर्भ एवं परिवेश समझे बिना उसका सार्थक अनुवाद संभव नहीं हो सकता। किसी एक भाषा में एक ही वस्तु को अलग अलग संदर्भों में अलग अलग शब्दों से पुकारा जा सकता है, जबकि दूसरी भाषा में उतने शब्द हों ये आवश्यक नहीं। ऐसी स्थिति में शब्द के परिवेश एवं संदर्भ को समझते हुए ही उसका अनुवाद किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी में मिठाई या प्रसाद के लिए स्वीट शब्द है, लेकिन इसके लिखने से दोनों अर्थ प्रकट नहीं होते। इसलिए अनुवादक को संदर्भ के अनुसार इसका अनुवाद करते हुए एक से अधिक शब्दों में इसके अर्थ को प्रकट करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी में मीठे व्यंजन के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन भारतीय परिवेश में अलग अलग अवसर पर काम आने वाला मीठा व्यंजन अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। स्नो तथा आइस के लिए हिंदी में एक ही शब्द बर्फ है, जबकि अंग्रेजी परिवेश में इसके अर्थ के लिए अलग अलग वस्तुएं हैं। साहित्य, विज्ञान और दर्शन में अनुवाद की यह वैज्ञानिक प्रक्रिया और अधिक आवश्यक हो जाती है। अनुवाद की प्रक्रिया। एक सफल अनुवाद के लिए निश्चित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।
अनुवादक किसी भी रचना को फिर से सृजित करता है और ये सृजन मूल रचना के अर्थ को आत्मसात किए बिना संभव नहीं है। अनुवाद के लिए न्यूनतम 2 भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान और विज्ञान जानना जरूरी है। एक वह भाषा जिसमें कोई भी रचना मूल रूप से सृजित हुई है और दूसरी वह भाषा जिसमें इस रचना का पुनर्सृजन करना है। एक तरह से अनुवादक को एक भाषिक रचना को दूसरी संरचना के सार्थक रूप में ढालना होता है। यह कार्य बेहद कठिन है क्योंकि एक भाषा के पाठक के रूप में रचना को आत्मसात कर दूसरी भाषा में सृजनकर्ता की भूमिका निभानी होती है। एक अनुवादक में रचनात्मक प्रतिभा के साथ साथ पाठक या अध्ययनकर्ता की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। एक पाठक के तौर पर अनुवादकर्ता को मूल रचनाकार के संप्रेषित अर्थ को ठीक समझना और फिर उसको एक रचनाकार के रूप में ठीक उसी मौलिकता के साथ संप्रेषित करना एक अत्यंत कठिन कार्य है। रचना की समझ के साथ साथ दोनों भाषाओं के विज्ञान को समझकर सार्थक सफल अनुवाद के लिए एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है। अनुवाद की इस प्रक्रिया को प्रसिद्ध अनुवाद विज्ञानी नाइडा ने 3 चरणों में इस प्रकार विभाजित किया है: विश्लेषण या एनालिसिस, अंतरण या ट्रांसफर, पुनर्गठन या रीअरेंजमेंट। अनुवाद करते समय अनुवादक इन तीनों प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अनुवादक मूल रचना को पढ़कर उसमें निहित अर्थ का विश्लेषण करता है। इसके बाद इस अर्थ को अनुवाद की भाषा में बदलने की प्रक्रिया होती है। एक बार भाषा में परिवर्तित होने के बाद इस अनुदित कथ्य को भाषा विज्ञान एवं संदर्भ के अनुसार पुनः व्यवस्थित करना भी अनुवाद प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। अनुवाद की प्रक्रिया अपने आप में एक संश्लिष्ट कार्य व्यापार है। मौलिक सृजन की तरह ही अनुवादक अनुवाद करते समय सृजन के विभिन्न सोपानों से गुजरता है और अंततः एक उत्कृष्ट अनुदित कृति का निर्माण करता है। इस सारी प्रक्रिया में उसके चिंतन मनन की खासी भूमिका रहती है। प्रसिद्ध भारतीय अनुवादक डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर ने भी अनुवाद प्रक्रिया को 3 चरणों में विभक्त किया है। डॉक्टर अय्यर के अनुसार इस प्रक्रिया का पहला चरण अर्थ ग्रहण, दूसरा चरण मन में भाषांतरण और तीसरा चरण लिखित अनुवाद है। इस प्रकार से यह नाइडा की ही प्रक्रिया सोपानों के समान है। विभिन्न विद्वानों के मत विचार का अध्ययन करने के बाद अनुवाद प्रक्रिया को कुल 5 चरणों में बांटना तर्कसंगत एवं सुविधाजनक है। किसी रचना को एक भाषा से दूसरे भाषा में पुनर्सृजित करने के लिए इन 5 सोपानों को उचित रूप से पूरा करने पर एक सार्थक अनुदित रचना प्राप्त होती है। ये 5 चरण इस प्रकार हैं: पहला, मूल रचना का अध्ययन पठन; दूसरा, अर्थ संदर्भ विश्लेषण; तीसरा, भाषांतरण; चौथा, भाषा विज्ञान के आधार पर पुनर्व्यवस्था; पांचवा, दोनों रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन। मूल रचना का अध्ययन पठन। किसी भी भाषा में रचित रचना, सूचना या ज्ञान सामग्री को किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले उसका अध्ययन या पठन अनिवार्य है। किसी भी साहित्यिक, सूचनात्मक, वैज्ञानिक या कलात्मक रचना सामग्री को सर्वप्रथम एकाग्रचित होकर पढ़ने से ही उसके लक्षित अर्थ एवं मूल संदेश तक पहुंचा जा सकता है। किसी भी रचना को व्यक्तिगत, वैचारिक, राजनैतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के बिना पढ़ने से ही उसमें निहित अर्थ या भाव तक पहुंचा जा सकता है। किसी भी रचना के लिए अध्ययन पाठ का साधारण सा नियम है कि किसी कोरे कागज की तरह रचना के प्रभाव को स्वयं पर उतरने दीजिए। एक साहित्य प्रेमी की तरह किसी रचना को पढ़ना, किसी विद्यार्थी की तरह इम्तिहान में कामयाबी के लिए किसी किताब को पढ़ना और अनुवाद के लिए किसी रचना का अध्ययन करना बिल्कुल अलग अलग प्रकार का पठन कार्य है। पहले दोनों प्रकार के पठन में चूक या थोड़ी लापरवाही की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन अनुवाद के लिए किसी रचना के पठन में यह गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अनुवाद के इस पहले चरण को पूरी गंभीरता से पूरा करने पर ही आप एक सफल अनुवाद की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। अर्थ संदर्भ विश्लेषण।
अध्ययन पठन के बाद अनुवाद का दूसरा चरण है अर्थ संदर्भ का विश्लेषण। अनुवाद करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि एक बार अध्ययन पठन के द्वारा रचना के मूल संदेश अथवा मर्म तक पहुंचने के बाद अर्थ संदर्भ विश्लेषण की आवश्यकता होती है। अनुवाद करने के लिए लक्षित रचना के प्रत्येक वाक्य का अर्थ और संदर्भ दृष्टि से ही विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण के आधार पर अनुवादकर्ता अनुवाद की एक समुचित योजना बना सकता है, जिसमें कई उपचरण हैं, जैसे किसी लंबे वाक्य को कितने वाक्यों में अनुदित किया जा सकता है, मूल पाठ में लिखित कहावतों या मुहावरों को किस अर्थ और संदर्भ में अनुदित करना है, किसी कविता या गीत का अनुवाद किस अर्थ संदर्भ में करना। ये सारा विचार या योजना विश्लेषण के आधार पर ही करना होता है। इस प्रकार अर्थ संदर्भ विश्लेषण के आधार पर योजना बनाने से अनुवाद प्रक्रिया काफी हद तक सरल हो जाती है। भाषांतरण किसी रचना के अनुवाद हेतु पाठ एवं अर्थ संदर्भ विश्लेषण के बाद जो मुख्य कार्य है वह है भाषांतरण। यह अनुवाद का तीसरा और प्रकट रूप में दिखाई देने वाला सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अनुवाद प्रक्रिया के इसी सोपान में मूल रचना की भाषा बदली जाती है। अर्थ संदर्भ विश्लेषण में विश्लेषित इकाइयों का भाषा परिवर्तन इसी चरण में किया जाता है। इसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि अनुदित रचना की भाषा में भी मूल रचना की भाषा के समान ही सहज लगने वाली कहावतें, मुहावरे, संकेत और शब्दालंकार प्रयोग किए जाएं। मूल रचना में जो बात एक वाक्य में कही गई है, हो सकता है अनुदित रचना की भाषा में उस वाक्य के अर्थ को संप्रेषित करने के लिए एक से अधिक वाक्यों का इस्तेमाल करना पड़े। इसी प्रकार संदर्भ के अनुसार मूल रचना में प्रयुक्त प्रतीकों के लिए भी उचित संप्रेषक वाक्य या शब्द का प्रयोग आवश्यक है। भाषा विज्ञान के आधार पर पुनर्व्यवस्था। अनुवाद प्रक्रिया का चौथा चरण है पुनर्गठन का। भाषांतरण के बाद अनुदित रचना एक संरचना में ढल चुकी होती है, जिसके बाद यह देख पाना आसान होता है कि इसमें किन किन चीजों को पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इस चरण में अनावश्यक शब्दों को हटाने के अलावा छूटे गए जरूरी शब्दों और वाक्यों को जोड़ा भी जाता है। अनुवाद की भाषा की आवश्यकता के अनुसार रचना में पर्याप्त प्रवाह लाने के लिए वाक्य विन्यास, शब्द प्रयोग आदि को बदला जा सकता है। मूल रचना में जिस प्रकार का अर्थ संप्रेषित है, उस प्रकार का अर्थ संप्रेषित करने के साथ साथ एक रचना की प्रकृति अथवा स्वभाव को भी अनुदित रचना तक लाने के लिए यदि भाषा के स्तर पर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो इस चरण में वह परिवर्तन किया जाता है। अनुवाद की भाषा के विज्ञान के आधार पर उतने ही परिवर्तन की संभावना होती है जितने से कि मूल रचना का संप्रेषित संदेश या अर्थ प्रभावित ना हो। दोनों रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन। अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम चरण है तुलना। इसे पुनरीक्षण भी कहा जाता है। इसमें मूल और अनुदित पाठ को साथ साथ रखकर मिलान किया जाता है। देखा जाता है कि मूल के अर्थ, विचार, भाव आदि अनुवाद में आ पाए हैं या नहीं। मूल में प्रयुक्त छंद, वाक्य संरचना आदि से जो प्रभाव उत्पन्न होता है, वैसा अनुदित पाठ के पठन से होता है या नहीं। अभिव्यक्ति पक्ष और प्रभाव पक्ष की तुलना करके अनुवाद को मूल के जितना हो सके उतना निकट लाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ बताए गए 5 चरणों से गुजरकर अनुवाद को सभी प्रकार से अच्छा अनुवाद बनाने का प्रयास किया जाता है। जब अनुवाद ना लगकर मौलिक रचना लगता है, तो उसे अच्छा उत्तम अनुवाद कहा जाता है। एक अच्छा अनुवादक अपनी अनुदित कृति को सभी प्रकार से मौलिक रूप प्रदान करने का प्रयास करता है। अनुवाद के विभिन्न प्रकार। मोटे तौर पर अनुवाद को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला शब्दानुवाद, दूसरा भावानुवाद।
सबसे पहले बात करते हैं शब्दानुवाद की। इस प्रकार के अनुवाद में शब्दश अनुवाद करना होता है। यह मुख्यतः तकनीकी एवं तथ्यात्मक अनुवाद होता है, जिसमें रचनात्मक लेखन की संभावना बहुत कम होती है। ऐसी सामग्री का अनुवाद करना इसमें प्रमुख होता है जो किसी सिद्धांत, प्रयोग, कानून या विधान का प्रतिपादन करने वाली हो। इस प्रकार की सामग्री में शब्दों के अर्थ से इतर जाने की गुंजाइश नहीं होती है। अब बात अनुवाद की दूसरे प्रकार यानी भावानुवाद की। अनुवाद की विधा में प्रचलित और महत्वपूर्ण अनुवाद भावानुवाद ही है। इसमें अनुवादक एक भाषा में रची गई रचना को पठन द्वारा समझकर अपनी समझ और रचनात्मकता से दूसरी भाषा में ढालता है। यह एक प्रकार से रचना का पुनर्लेखन अथवा पुनर्सृजन होता है। इस प्रकार के अनुवाद में लेखक शब्दश अनुवाद के लिए बाध्य नहीं होता, बल्कि वह रचना के केंद्रियों को भाव को कायम रखते हुए अपने शब्दों में अनुवाद करता है। साहित्यिक अनुवाद इसका बड़ा उदाहरण है। इन दोनों प्रकार के अतिरिक्त प्रतीकों के व्यवस्था के आधार पर विद्वान रोमन याकोब्सन ने अनुवाद के 3 प्रकार बताए हैं। पहला अंतःभाषिक अनुवाद, दूसरा अंतर्भाषिक अनुवाद, तीसरा प्रतीकांतरण। अंतःभाषिक अनुवाद में एक ही भाषा में लिखित रचना या सामग्री को उसी भाषा की किसी अन्य प्रतीक व्यवस्था में अनुदित किया जाता है। जैसे किसी पद्य रचना को गद्य के रूप में पाठकों के समक्ष स्पष्ट करना। इसमें मूल रचना का अर्थ एवं भाव नहीं बदलता, किंतु वाक्य एवं शब्द रचना बदल जाती है। दूसरा अंतर्भाषिक अनुवाद। अनुवाद के इस रूप में किसी रचना अथवा सामग्री को एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था से प्राप्त अर्थ को दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इस प्रकार के अनुवाद के लिए अनुवादक को कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार के अनुवाद को ही पुनर्रचना की श्रेणी में भी रखा जाता है और अनुवाद विशेषज्ञों की राय में अंतर्भाषिक अनुवाद ही वास्तव में असली अनुवाद है। तीसरा प्रतीकांतरण। अनुवाद के रूप में किसी भी रचना को भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य विधा की प्रतीक व्यवस्था में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे किसी कविता, कहानी या गीत को फिल्म माध्यम में दृश्यों के द्वारा अभिव्यक्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषय वस्तु के अनुसार अनुवाद को इन प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला कानूनी अनुवाद। कानून दस्तावेज, कानूनी पाठ्यपुस्तकें, कानूनी कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट्स आदि सभी सामग्री बेहद महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील होती है। ऐसी सामग्री के अनुवाद का कार्य काफी कठिन होता है। इसके लिए ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है जिनको कानूनी भाषा तथा प्रक्रियाओं की जानकारी है। साथ ही ऐसे अनुवाद के लिए दोनों भाषाओं की ही गहन जानकारी या समझ होना आवश्यक है। इस प्रकार के अनुवाद के लिए कानून विशेषज्ञों के द्वारा ही कार्य करवाया जाता है। कानूनी दस्तावेजों में छोटी छोटी पेचीदगी भरी जानकारियां या शब्द होते हैं, जिनके गलत इस्तेमाल से या छूट जाने से अर्थ का अनर्थ होने की पूरी संभावना होती है। कानूनी दस्तावेज अथवा सामग्री के अनुवाद में कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला, इस प्रकार के अनुवाद में अपनी ओर से किसी प्रकार विश्लेषण अथवा विस्तार ना करें। दूसरा, कानूनी शब्दों की ठीक ठीक अर्थ में अभिव्यक्ति करें। तीसरा, किसी कानूनी कार्यवाही में बयानों, टिप्पणियों, फैसलों को उन्हीं शब्दों के अर्थ में प्रकट करें जिनमें वो कहे गए हैं। चौथा, कानूनी दस्तावेजों के अनुवाद में अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करें। साहित्यिक अनुवाद। अनुवाद के व्यापक फलक में सर्वाधिक प्रचलित एवं महत्वपूर्ण प्रकार है साहित्यिक अनुवाद। साहित्यिक अनुवाद ने सारी दुनिया के विभिन्न भाषा भाषिक क्षेत्रों, लोगों एवं संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचित करवाने में बड़ा योगदान दिया है। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद एक बड़ा और व्यापक कार्य है।
साहित्यिक अनुवाद कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक जैसी रचनाओं का होता है। इसके लिए अनुवादकर्ता को उस विधा की पर्याप्त समझ होनी चाहिए जिसका वह अनुवाद करने जा रहा है। इसके अलावा साहित्यिक रचनाओं को सांस्कृतिक, सामाजिक संदर्भों में समझा जाना भी आवश्यक है। इसलिए अनुवादकर्ता जिस भाषा की रचना का अनुवाद कर रहा है, उस भाषा से जुड़े समाज, संस्कृति से उसका परिचय होना चाहिए। किसी भी साहित्यिक रचना का अनुवाद तभी संभव है जब अनुवाद करने वाला उसका सांस्कृतिक, सामाजिक संदर्भ समझ सके। साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद भावानुवाद की श्रेणी में आता है। इसमें शब्दश अनुवाद नहीं होता, बल्कि किसी रचना के भाव को ग्रहण कर उसको दूसरी भाषा समान प्रभाव के साथ अभिव्यक्त करना होता है। यह एक प्रकार से किसी रचना के पुनर्सृजन जैसा होता है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि हो या मैक्सिम गोर्की का उपन्यास माँ, साहित्यिक अनुवाद के कारण ही ऐसी महान रचनाएं सारी दुनिया के पाठकों तक पहुंच पाती हैं। विज्ञान विषयक अनुवाद। अनुवाद के क्षेत्र में एक बड़ा हिस्सा विज्ञान से जुड़ी विषय वस्तु के अनुवाद का है। दुनिया भर में अलग अलग भाषा बोलने वाले देशों में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और पर्यावरण आदि में लगातार प्रयोग और शोध चलते रहते हैं। इन प्रयोगों से और शोध से मिलने वाले परिणाम किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता या सृष्टि के लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए इनकी जानकारी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से ही समस्त दुनिया में पहुंचती है। कानूनी अनुवाद के समान ही यह भी शब्दानुवाद की अधिक निकट अनुवाद है, जिसमें संबंधित क्षेत्र की विशेषज्ञता अनिवार्य है। इस क्षेत्र के अनुवाद में गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एक छोटी सी गलती के यहाँ अत्यंत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान हो या अंतरिक्ष विज्ञान, सभी क्षेत्रों में अनुवाद का कार्य लगातार होता है, जिससे कि नई खोज, नए शोध का उपयोग समस्त मानवता के भले के लिए किया जा सके। तकनीकी अनुवाद। इस प्रकार का अनुवाद सूचना प्रौद्योगिकी, यांत्रिक कार्यविधि आदि क्षेत्रों की विषय वस्तु के लिए उपयोग में आता है। आमतौर पर इस तरह के अनुवाद में शब्दानुवाद ही अधिक होता है, जिसे उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। इस प्रकार के अनुवाद में विषय वस्तु को सरलता से प्रस्तुत कर पाना एक बड़ी चुनौती होती है। प्रशासनिक अनुवाद। अनुवाद की इस श्रेणी में उन दस्तावेजों, पत्रों अथवा प्रस्तावों का अनुवाद आता है जो किसी संस्थान, सरकार अथवा संगठन के प्रशासनिक कार्य से संबंधित हो। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के दस्तावेज, संसद या विधानसभा की कार्यवाही, किसी संस्था के मैनेजमेंट द्वारा लिए गए फैसले या जारी किए गए पत्र आदि का अनुवाद आमतौर पर प्रशासनिक अनुवाद कहलाता है। इसमें अनेक विभागों में दिए जाने वाले नोटिस, उद्घोषणाएं, सूचनाएं आदि भी शामिल हैं, जिन्हें एक से अधिक भाषाओं में वितरित करना आवश्यक होता है। आर्थिक या वित्तीय एवं व्यापारिक अनुवाद। आर्थिक गतिविधियों, व्यापारिक कार्यों में विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों, पत्रों, निविदाओं, रिपोर्ट और खाता विवरण आदि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद आर्थिक अनुवाद की श्रेणी में आता है। यह भी एक प्रकार का विशेषज्ञ अनुवाद है, जिसमें व्यापार की शब्दावली के विशेषज्ञ अनुवादक की आवश्यकता होती है। इस अनुवाद में वित्तीय प्रस्तावों, वित्तीय फैसलों, बैंकिंग से जुड़े दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है। दुनिया भर के शेयर बाजारों के लेन देन दस्तावेज, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के बजट दस्तावेज सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। इसलिए इनका अनुवाद विशेषज्ञ द्वारा किया जाना ही संभव हो पाता है। समाचार अनुवाद। विभिन्न प्रकार के मीडिया में समाचारों का अनुवाद भी एक बड़ा कार्य है। अलग अलग भाषाओं में चलने वाली मीडिया में एक भाषा से दूसरी भाषा की विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाना सामान्य बात है, इसलिए यहाँ समाचारों का अनुवाद किया जाता है।
जैसे अंग्रेजी समाचार एजेंसी से आने वाली खबरों को हिंदी अखबार में प्रकाशित करने के लिए हिंदी अनुवाद आवश्यक होता है। समाचारों के एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए दोनों भाषाओं का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। समाचार ऐसी विषय वस्तु है जो प्रकाशित या प्रसारित होने के बाद एक साथ एक बड़े व्यापक जनसमूह को प्रभावित करता है। इसीलिए इसके अनुवाद में पूरी जिम्मेदारी एवं तथ्यात्मकता का होना आवश्यक है। हालांकि समाचारों के अनुवाद में शब्दश अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती, बस महत्वपूर्ण जानकारी या सूचना छूटनी नहीं चाहिए। समाचारेतर मीडिया अनुवाद। मीडिया में समाचारों के अतिरिक्त बहुत प्रकार का लेखन होता है। इस समाचारेतर सामग्री का अनुवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। अखबारों में छपने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण आलेख कई बार अनुदित होते हैं। लेखक मूल रूप से किसी और भाषा में लिखता है और अखबार किसी और भाषा का है तो उसका अनुवाद करके प्रकाशित किया जाता है। इसी प्रकार फीचर, डॉक्यूमेंट्री, यात्रा वृतांत, संस्मरण आदि विधाओं में लिखी गई सामग्री को भी अनुवाद कर प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है। फिल्मों की अलग अलग भाषाओं में डबिंग भी इसी का एक उदाहरण है। आज की परिचर्चा में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वो इस प्रकार हैं। अनुवाद क्या है और इसका क्या महत्व है? अनुवाद की प्रक्रिया क्या है? अनुवाद के सामान्य रूप, प्रतीक व्यवस्था के आधार पर अनुवाद के विभिन्न प्रकार, विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के प्रकार। आज के विषय पर हमारी चर्चा अब यहीं समाप्त होती है। इस विषय से संबंधित आपके सुझावों और प्रश्नों का सदैव स्वागत है। नमस्कार।